Mohandas Karamchand Gandhi, one of the most influential people in the history। लेकिन आज जब हम लोग उन्हें सेलिब्रेट करते हैं तो दूसरी ओर गांधी जी पर कई एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उन पर सवाल उठाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं सवालों का जवाब खुद महात्मा गांधी से। गांधी जी ने हमें कौन सी आजादी दिला दी, हमें यही नहीं पता। The Indian government does not give 50 crores or so to Pakistan. He will go on a fast unto death. गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। राष्ट्रपिता हैं, लेकिन देश के टुकड़े करवाने में उनका हाथ रहा। गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की पेशी शुरू की जाए। मिस्टर गांधी, क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ, ये मोहम्मद अली जिन्ना है। मेरे पास एक और तस्वीर है। ये आप ही है ना जो जिन्ना के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहे हैं? फोटो को देखकर तो लगता है कि काफ़ी करीबी दोस्त है आपके। खैर, मैं आपके कुछ बयान हैं जिन्हें कोट करना चाहूँगा। 10 अक्टूबर 1946 नूलखाली बंगाल में दंगे भड़कते हैं और कुछ हिंदू एक मस्जिद में शरण लेते हैं। उस पर आप उन हिंदुओं को मस्जिद छोड़ने को कहते हैं। आपकी प्रार्थना मीटिंग के भाषण में आप कहते हैं हिंदुओं को अपने दिलों में मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा नहीं रखना चाहिए। चाहे मुसलमान हम सबको मारना चाहे, हमें हिम्मत से मौत का सामना करना चाहिए। इन सब का तो एक ही मतलब निकलता है कि आप मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं और हिंदू विरोधी ख्याल रखते हैं। जी, ये मैं ही हूँ। हम दोनों ने कई मौक़ों पर एक साथ काम किया है। India's Muslim leader Jinnah in a precedent-breaking meeting with Gandhi, leader of the rival Hindu faith. और एक समय था जब वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे, लेकिन समय के साथ उनके विचार और रास्ते अलग हो गए। जब नौखली के दंगे हुए तो मैंने हिंदुओं को मस्जिद छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि अगर ये बात उन मुसलमानों को पता चल जाती जो हिंदू मुस्लिम एकता में नहीं मानते तो ये टेंशन को बढ़ा सकता था और वहाँ हिंसा हो सकती थी। मैंने उन हिंदू भाइयों को सुरक्षित स्थल पर भेजने की व्यवस्था की थी। 23 मार्च 1931। क्या आपको ये दिन याद है? हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। आप उस दिन कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे? मैं उस दिन आश्रम में ही था। मेरा एक अमेरिकी अखबार चिकागो ट्रिब्यून के साथ इंटरव्यू था और फिर मैंने कुछ चिट्ठियाँ लिखी थी। इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को लाहौर में फांसी हुई थी और आप इंटरव्यू दे रहे थे। आप अहिंसा में विश्वास करते हैं ना, और इनको जिस कारण फांसी हुई थी वह आपके विचार में तो हिंसा थी। इस वजह से आपने कोशिश भी नहीं की उन्हें बचाने की। ऐसा नहीं है, मैं भी नहीं चाहता था कि भगत सिंह को फांसी हो। 5 मार्च 1931 तो मेरी वॉइस रॉय अरविंद से मुलाकात हुई थी। तब उनसे मैंने भगत सिंह की माफ़ी का जिक्र किया था। उनकी फांसी के पहले भी 21 और 22 मार्च को भी मेरी मुलाकात हुई थी वॉइस रॉय से, और मैंने फिर से ये प्रस्ताव रखा था कम से कम उनकी फांसी माफ़ करके उम्र कैद कर दी जाए। और जब 23 मार्च का दिन आया तो मैंने उसी दिन लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी लिखी थी। वक्त कम था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक अंतिम प्रयास किया था। मदन मोहन मालवीय और भगत सिंह के पिताजी ने भी उन्हें बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपील की थी, लेकिन भगत सिंह एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। वो अपने पिताजी पर ही भड़क उठे और साफ साफ कह दिया था कि अगर मरना है तो मुझे गोली मारो, फांसी मत दो। वॉइसरॉय पर भी इंग्लैंड से दबाव था कि भगत सिंह को एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या में फांसी की सजा हुई। इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें कदी से कदी सजा देना चाहती थी। मैं उन्हें बचा नहीं पाया, इस बात का मुझे आज भी अफसोस है। मेरा अगला सवाल, जब ये तय होता है कि इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे, ये भी तय होता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना बनेंगे और भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे। प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव होते हैं जिसमें से 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलते हैं और नेहरू को एक भी वोट नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं कि नेहरू ही प्रधानमंत्री बनेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना कंटेंशन वापस लेने के लिए कहते हैं। इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि
एक बार फिर गांधी जी ने अपने विश्वास पात्र साथी को ग्लैमरस नेहरू के लिए कुर्बान कर दिया, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। 1929, फिर 1936 और ये तीसरी बार था जब आपने नेहरू को फेवर किया था। मैं इसे आपका नेहरू बायस कहूँ या नेहरू प्रेम, आप ही बताइए। भारत के विभाजन के बाद देश को एकता में जोड़ने के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो हिंदू मुस्लिम समझ को साथ लेकर चल सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल न चाहकर भी उनकी छवि एक हिंदू नेता की बन गई थी, इसलिए मुझे लगा कि नेहरू इस समय ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय अपील थी और उनके और पटेल के बीच 14 साल का अंतर था, जो नेहरू को युवाओं से आसानी से कनेक्ट करने में मदद करता था। जब मैंने नेहरू से कहा कि जवाहर क्रांति कमेटी के अलावा किसी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया, तो वो खामोश थे। मैंने सोचा था कि शायद वो कहेंगे आप पटेल को ही अध्यक्ष बना दीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नेहरू दूसरे स्थान के लिए तैयार नहीं थे, जबकि पटेल उधर दिल की व्यक्ति थे और मुझे पता था कि वे मेरी बात समझ जाएंगे। पटेल ने कभी नेहरू के लिए दूसरे स्थान पर होने में कोई ऐतराज नहीं दिखाया। उन्होंने अपनी अर्जी बिना किसी शिकायत के वापस ले ली। पटेल और नेहरू दोनों ही भारत सरकार के दो मजबूत स्तंभ थे। मेरा मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए नेहरू और राष्ट्र के कामों के लिए पटेल होंगे। दोनों मिलकर सरकारी बैलगाड़ी को अच्छे से खींचेंगे। 15 अगस्त 1947 भारत का विभाजन होता है। डेढ़ करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, 20 लाख लोग मारे जाते हैं और लगभग 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। लेकिन ये सब टाला जा सकता था जब 14 जून 1947 में पार्टीशन का रिजोल्यूशन रिजेक्ट होने वाला था, लेकिन आपने उसका विरोध किया और पार्टीशन होने दिया। जो 20 लाख लोग पार्टीशन में मारे गए हैं, क्या आप उनकी मौत की जिम्मेदारी लेंगे मिस्टर गांधी? भारत के विभाजन का दर्द और उससे होने वाली बर्बादी को कभी भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं हमेशा विभाजन के खिलाफ था। मैं एक आज़ाद भारत की कल्पना करता था, ना कि अलग अलग हिंदुस्तान, पाकिस्तान और सिखिस्तान की। मैंने लॉर्ड माउंटबेटन से ये तक कहा था, आप चाहे जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए, लेकिन ये विभाजन रोक दीजिए। भारत के विभाजन में सबसे बड़ा हाथ ब्रिटिश हुकूमत का रहा है। उनकी फुट डालो और शासन करो की नीति ने हिंदू और मुस्लिमों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत भर दी। 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी थी, तब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी और ब्रिटिश सरकार ने वो मांग पूरी भी कर दी। यहीं से विभाजन का बीज बो दिया गया था। इसके कुछ समय बाद ही दो अलग राष्ट्र की बात उठाने लगे और हिंदू और मुस्लिम में तनाव बढ़ता गया। उस समय हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि आखिर में कांग्रेस को भी विभाजन का प्रस्ताव स्वीकारना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना, अगर हमें भारत को एकजुट रखना है तो विभाजन टाला नहीं जा सकता। भारत का विभाजन मेरे मन में जो गहरी चोट छोड़ कर गया है, वो मेरे मौत के साथ ही जाएगी। 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान जवान और ट्राइबल लोगों के जरिए कश्मीर पर हमला कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान को ये डर था कि कश्मीर के महाराजा भारत के साथ मिल जाएंगे और कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। उस समय इंडिया के रिजर्व बैंक के पास पाकिस्तान के जो 55 करोड़ थे, जो तय हुआ था कि पाकिस्तान को दिए जाएंगे पार्टीशन के पहले, लेकिन पाकिस्तान की इस करतूत के कारण 7 जनवरी 1948 भारत का मंत्रिमंडल सर्वसम्मति से ये निश्चित करता है कि ये 55 करोड़ पाकिस्तान को नहीं दिए जाएंगे। इसके ठीक 6 दिन बाद 13 जनवरी को दिल्ली के बिरला हाउस में आप आमरण अनशन की घोषणा कर देते हैं, जब तक भारत सरकार ये पैसे पाकिस्तान को नहीं देती। आपको वल्लभ भाई पटेल ये सुझाव भी देते हैं कि इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग में कर सकता है, लेकिन आप फिर भी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। मजबूरन भारत सरकार को 15 जनवरी 1948 को पाकिस्तान को ये 55 करोड़ लौटाने पड़ते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये जो आपने किया वो मेरे नज़र में देशद्रोह से कम नहीं था। विभाजन के बाद कई जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, इसमें दिल्ली भी शामिल था। मैंने वहां जाकर ये दंगे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। इसलिए मैंने 13 जनवरी को आमरण अनशन की घोषणा कर दी। और रही बात पाकिस्तान को 55 करोड़ देने की, तो वो भारत सरकार का फैसला था, क्योंकि पाकिस्तान इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाने की धमकी दे रहा था। और अगर ये बात अंतर्राष्ट्रीय पर चली जाती तो इसमें भारत सरकार ही मुश्किल में पड़ती, क्योंकि इस पर विभाजन के समय पर ही भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए थे। और अगर मेरे अंश
अनशन का कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ देना होता तो मैं 15 जनवरी को ही वो समाप्त कर देता, जब भारत सरकार ने वो पैसे लाउथ दिए थे। लेकिन मेरा अनशन 19 जनवरी तक चला था, जब सभी धर्म के प्रतिनिधियों ने हिंसा रोकने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मेरे अनशन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने का। मेरा अगला सवाल, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे सवाल अभी समाप्त नहीं हुए। लेकिन मेरा समय तो समाप्त हो गया है, मैं चलता हूँ, मुझे प्रार्थना सभा के लिए देरी हो रही है।